नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक चुनावी नतीजे का विश्लेषण नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक शहर की, एक निर्वाचन क्षेत्र की और उसके नेताओं के साथ उसके रिश्ते की। और ये पूरी कहानी आंकड़ों और जमीन की हकीकत पर टिकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम हैं राजस्थान के भीलवाड़ा में। आप जानते हैं ये शहर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। एक तरह से ये एक आर्थिक इंजन है। पर यहीं पर लोगों की उम्मीदें, उनकी आवाज, राजनीति की दिशा भी तय करती है। कभी सोचा है एक मजबूत राजनीतिक किला आखिर ढहता कैसे है? जवाब हवा में नहीं है, जवाब जमीन पर है, लोगों की बातों में है और हां, उन आंकड़ों में है जिनके पीछे पूरी कहानी छिपी होती है। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चुनावी गणित को समझने से पहले जरूरी है कि हम उस जगह के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को समझें, यानी भीलवाड़ा की जमीनी हकीकत क्या है। जैसा कि मैंने कहा, भीलवाड़ा राजस्थान का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो एक तरफ तो यहाँ इंडस्ट्री की अपनी एक धुन है, एक रफ्तार है, और दूसरी तरफ इसके आसपास का जो समाज है वो कृषि पर निर्भर है। और इन दोनों के बीच, उद्योग और खेती के बीच, एक खिंचाव हमेशा महसूस किया जा सकता है। अच्छा, तो जमीन की बात हो गई। अब आते हैं उन नंबरों पर, उन आंकड़ों पर जिन्होंने, सच कहूं तो, सबको हैरान कर दिया। चलिए 2023 के जनादेश को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। साल था 2013। बीजेपी का वोट शेयर जरा सोचिए, 64.8%। ये एक तरफा जीत थी, मतलब एक मजबूत पकड़। इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इसी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और अब सीधा 10 साल आगे आते हैं 2023 में। वही वोट शेयर गिरकर सिर्फ 29.1% पर आ गया। सोचिए, 64 से सीधा 29 पर। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गिरावट रातों रात नहीं हुई। अगर आप इस बार चार्ट को देखें तो कहानी साफ हो जाती है। 2013 में 64.8%, फिर 2018 में यह गिरकर 53.2% पर आया और फिर 2023 में 29.1%। मतलब ये एक ट्रेंड था, एक ढलान थी जो लगातार नीचे जा रही थी। तो फिर 2023 में आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि मुकाबला दो पार्टियों के बीच नहीं रहा, ये त्रिकोणीय हो गया। एक तरफ थे निर्दलीय उम्मीदवार जिन्हें 36.7% वोट मिले और वो जीत गए। दूसरी तरफ कांग्रेस को 31% और बीजेपी को, जैसा हमने देखा, सिर्फ 29.1% वोट मिले, यानी वोट बुरी तरह से बढ़ गए। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ, नतीजा हमारे सामने है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब क्यों हुआ, इस बड़े राजनीतिक बदलाव के पीछे की वजहें क्या थीं। चलिए अब इसकी पड़ताल करते हैं। जब हम इस पूरे बदलाव को देखते हैं तो मोटे तौर पर 3 पैटर्न उभरकर सामने आते हैं। पहला, जो सबसे साफ है, बीजेपी का जो दबदबा था वो टूट गया। दूसरा, सत्ता के खिलाफ जो लहर थी और जो स्थानीय मुद्दे थे, उन्होंने छोटे और निर्दलीय उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया। और तीसरा, जैसा हमने देखा, मुकाबला सीधा न रहकर एक 3 कोनों वाला संघर्ष बन गया। और जानते हैं, ये नतीजा हमें लोकतंत्र की एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात याद दिलाता है। सार्वजनिक जीवन में कही गई बात एक जिम्मेदारी होती है। जब वोटरों की शिकायतें, उनकी परेशानियां अनसुनी रह जाती हैं तो उनका जनादेश ही उनका सबसे ताकतवर जवाब बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सम्मान या डिग्निटी एक मौलिक मूल्य है। चलिए अब इन आंकड़ों और पैटर्न से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे लोगों की आवाज सुनते हैं। उन असली मुद्दों को समझते हैं जिनसे वहां का वोटर हर रोज जूझ रहा था। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। ये सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं था, ये भीलवाड़ा के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के नौजवानों के लिए एक जीती जागती हकीकत थी, एक बड़ी चिंता थी। आप अंदाजा लगाइए, जब पूरे राज्य में 18 लाख से ज्यादा युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हों तो एक नौकरी सिर्फ सैलरी का सवाल नहीं रह जाती, वो एक पूरे भविष्य का सवाल बन जाती है। ये एक तरह से उम्मीदों का संकट था और वोटरों की नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह। बेरोजगारी के बाद दूसरा सबसे अहम मुद्दा जमीन से जुड़ा था, पानी का संकट और उससे पैदा हुआ कृषि संकट। ये मुद्दा इस इलाके में कुदरत और लोगों की रोजी रोटी के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। कहा जाता है कि जब कुआं सूखता है तो वादे भी सूखे लगने लगते हैं। बीसलपुर डैम से पानी की सप्लाई में जो दिक्कतें आ रही थीं, जो ट्यूबवेल फेल हो रहे थे, ये सब मिलकर सिर्फ एक पानी की समस्या नहीं थे, ये ग्रामीण वोटरों के लिए टूटे हुए वादों का प्रतीक बन गए थे।
और फिर आता है तीसरा बड़ा मुद्दा, महंगाई और ठप पड़ती स्थानीय अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसा डबल अटैक था जिसकी मार हर घर पर, हर छोटे बड़े कारोबार पर पड़ रही थी। सोचिए, जब भीलवाड़ा की पहचान यानी वहां की टेक्सटाइल मिलें धीमी चलने लगती हैं और ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने अपनी सांस रोक ली हो। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर, उनके जीवन पर पड़ रहा था। तो ठीक है, हमने समस्याओं की जड़ को समझा। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए अब एक ऐसे ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं जो किसी भी लीडर को अपने वोटरों के साथ फिर से एक मजबूत रिश्ता बनाने का रास्ता दिखा सकता है। देखिए, किसी भी अच्छी रणनीति का जो पहला कदम होता है वो है ज़मीनी हकीकत को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करना। इसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, यानी अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों को पहचानना और साथ ही बाहर मौजूद मौकों और खतरों को भी समझना। इससे एक साफ तस्वीर मिलती है। एक बार जब आपके पास साफ तस्वीर हो तो फिर आता है एक्शन प्लान। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक 90 दिन का रोड मैप है। ये स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कैसे विश्वास की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। पहले 30 दिन डेटा और टीम पर, अगले 30 दिन जमीन पर लोगों तक पहुंचने पर और आखिरी के दिनों में उस पहुंच को वोट में बदलने पर। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, कोई भी रणनीति लोगों के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। खासकर आज के दौर में जब भारत में डीपीडीपी जैसे डेटा सुरक्षा कानून हैं, तो ये साफ है कि आप नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति और एक सही मकसद के नहीं कर सकते। असली गवर्नेंस का मतलब वोटरों को टारगेट करना नहीं है, बल्कि उनकी इजाजत से उनकी सेवा करना है। तो चलिए अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं और भीलवाड़ा के इस एक केस स्टडी से लीडरशिप और गवर्नेंस के एक बड़े सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, लेकिन गवर्नेंस यानी सुशासन उसका मकसद है, उसका उद्देश्य है। यही इस पूरी बातचीत का सार है। एक लाइन जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।